वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के जितने भी चैप्टर टर्म 2 में पूछे जा रहे हैं उन सारे चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने के 100% चांसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्क स्टार्ट टू कोगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इस शॉर्ट फॉर्म में लैब भी बोलते हैं, इज एडेड टू अ वार्म मिल्क एज अ स्टार्टर। मेंशन एनी अदर टू बेनिफिट ऑफ लैब प्रोवाइड। मिल्क को जैसे ही क्या करते हैं, कोगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को जैसे ही गर्म दूध में डाल देते हैं तुरंत ही वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। हमें उसका जो है बेनिफिट बताना है। लैब इम्प्रूव द मीन्स लैब क्या करता है, मिल्क के अंदर लैब क्या करता है, इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, कर्ड की न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है और उसके अंदर विटामिन B12 के कंटेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए क्वेश्चंस में शॉर्ट वजह से 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। तो कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्या करता है, दे ऑल्सो चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। स्टमक में अगर कोई भी डिजीज हो गई उसको चेक करने के लिए, चेकआउट करने के लिए जो है लैब का भी यूज किया जाता है। तो इसका 2 बेनिफिट है। किसका 2 बेनिफिट है, लैब का, कि लोग कर्ड का यूज क्यों करते हैं और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड के अंदर क्या परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ डिड इली लिली कंपनी गो अबाउट प्रिपेयरिंग इन इंसुलिन। किस तरीके से, सबसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि किस तरीके से इली लिली कंपनी ने जो है ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ इज द इंसुलिन दस प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रोड्यूस बाय द फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन जीन। जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है और जो इंसुलिन पहले से प्रेजेंट है, इन दोनों इंसुलिन के दोनों में क्या वेरिएशन है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। आंसर क्या है इसका, इली लिली कंपनी सिंथेसाइज्ड इन विट्रो 2 DNA सीक्वेंस। इली लिली कंपनी ने इन विट्रो टेक्निक का यूज करके 2 DNA के सीक्वेंस बनाए थे। इसकी कोडिंग की थी फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 चेन बन रही थी इंसुलिन की। हमेशा याद रखना, इंसुलिन की 2 चेन बनती है, एक A होता है और एक B होता है, और ये दोनों चेन एक दूसरे से किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे एक है A चेन, एक है B चेन, दोनों चेन किससे लिंक रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन से। उसके बाद दे वर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। इली लिली कंपनी ने पहले तो देखा कि जो इंसुलिन है उसके पास 2 चेन प्रेजेंट है, एक A है और एक B है, दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से, या बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से दोनों कनेक्टेड हैं। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई। ई कोलाई के प्लाज्मिड में उन्होंने क्या कर दिया, उस इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करा दिया था। नेक्स्ट स्टेप इज द बैक्टीरियम प्रोड्यूस बाय एंड सिक्रेटेड द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन A and B सेपरेटली। जैसे ही प्लाज्मिड के ई कोलाई में जो है उसको इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, तुरंत ही वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चेन क्या होगी A और दूसरी चेन क्या होगी B चेन, अलग अलग। उसके बाद दे वर आइसोलेटेड एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज टू फॉर्म अ फंक्शनल इंसुलिन। उसके बाद क्या किया जाएगा, वो जो 2 चेन प्रोड्यूस हुई थी दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या कर दिया था, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि वो फंक्शनल इंसुलिन बन जाए। कैसी इंसुलिन बन जाए, फंक्शनल इंसुलिन बन जाए। तो किससे ज्वाइन किया जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा आता है कि जो A और B चेन होती हैं उनको ज्वाइन किससे किया जाता है, डाइसल्फाइड ब्रिज से। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय अ फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज अ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन से, उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती। एक चेन होता है A, एक B और एक C होता है। बट A B चेन तो परमानेंट के लिए मतलब प्रेजेंट होता है, बट जो C चेन होता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पॉलीपेप्टाइड C इज रिमूव। पॉलीपेप्टाइड C को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब ये इली लिली कंपनी ने इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है,
जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनमें डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ के कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं होती है। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बना कि अगर उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही तो उनको इंसुलिन कहाँ से दिया जाएगा। एनिमल के पैंक्रियास से पहले इंसुलिन निकाला गया था, तो उससे बहुत सारे एनिमल की डेथ हो जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्निक से इंसुलिन की प्रिपरेशन करें, इंसुलिन बनाएं कि ताकि एनिमल की डेथ भी ना हो और जिस भी पर्सन को डायबिटीज़ हुआ है उनको इंसुलिन मिल जाए। तब इन्होंने जो है ये टेक्निक यूज़ की थी और तब जाके ह्यूमन इंसुलिन मीन्स जो इंसुलिन यूज़ किया था ह्यूमन बीइंग में, उस इंसुलिन की क्या की थी, सिंथेसिस की थी। तो ये पूछा था कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंसुलिन किसने बनाया था, इली लिली कंपनी ने बनाया था और ये कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली लिम्फोसाइट्स इनटू अ एडीए डिफिशियंसी पेशेंट नॉट परमानेंट क्योर। जब जो है एडीए एंजाइम की कमी हो गई थी, एक 4 साल की बच्ची बॉर्न हुई थी 1990 में, उसमें देखा गया था ये जो एडीए एंजाइम होती है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये देखा गया कि उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम की डिफिशियंसी थी, मीन्स ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर नहीं प्रेजेंट था। तो ये क्वेश्चन फिर उसकी प्रिपरेशन की गई, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीए जो डिफिशियंसी हो गई थी, जब इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है लिम्फोसाइट के अंदर, तब वो उसमें परमानेंट क्योरेबल क्यों नहीं होता है। इसके पीछे हमें रीज़न बताना है कि लिम्फोसाइट के अंदर अगर हम एडीए एंजाइम को डिफिशियंसी हो गई एडीए एंजाइम की, अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो परमानेंट के लिए क्योरेबल क्यों नहीं होगा, अगर उसको लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो आंसर क्या है, द जेनेटिकली एंजाइम टू अ lymphocyte engineered lymphocyte have a lifespan, hence the patient require a periodic infusion of genetically engineered lymphocytes and the cure is not permanent। ये जो लिम्फोसाइट होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसकी कुछ दिनों की लाइफ स्पैन होती है। अगर जो है एडीए एंजाइम को लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे तब उसकी लाइफ स्पैन कुछ दिन की लाइफ स्पैन है, तो उसकी उस समय डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद इनएक्टिव हो गया, मीन्स वो उस एंजाइम की भी डिफिशियंसी, तब तो और कमी हो जाएगी एंजाइम की। तो इसी वजह से इसके पास इसकी लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम लिम्फोसाइट के अंदर एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी जो हुई है एडीए एंजाइम को रिड्यूस कराएंगे तो वो तब भी परमानेंट क्योरेबल नहीं होगा। देयर वुड बी अ परमानेंट क्योर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल, मीन्स बोन मैरो सेल से जब जीन को अलग किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स जब बेबी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर एडीए एंजाइम को इंट्रोड्यूस करा देंगे तब जो है वो तभी परमानेंट क्योरेबल होगा। अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तब वो परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके बोन मैरो में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तभी वो क्या होगा, परमानेंट के लिए क्योरेबल होगा। और अगर हम लिम्फोसाइट के अंदर एडीए की डिफिशियंसी जो हुई है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे एडीए एंजाइम को, तब वो परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट की क्या होती है, कुछ दिनों की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है, इसलिए वो उसमें परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे दो के बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना। सबसे पहले बताना है कमेंसिलिज्म और कंपटीशन के बीच में, दूसरा है कमेंसिलिज्म और अमेंसिलिज्म के बीच में। म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन और कमेंसिलिज्म और अमेंसिलिज्म के बीच में क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, वेयर बोथ द स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। इसमें क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती हैं उनको एक दूसरे से क्या होता है, टोटली बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पे हम एल्गी और फंगस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लांट जो होते हैं उनको एनिमल से जो है क्या चाहिए, वो एनिमल क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, मीन्स पॉलिनेशन लेके आते हैं।
जब तक वो पॉलिनेशन नहीं लेके आएंगे तब तक प्लांट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। और एनिमल प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं, उनको फूड चाहिए प्लांट से, इसलिए वो टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे से कि दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिटेड हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में। फिर उसका कंपटीशन क्या होता है, इसमें एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें वेयर इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज compete with each other and for a certain resources and both are formed। इसमें क्या होता है, जैसे एक रिसोर्स प्रेजेंट है और उसको लेने वाले 2 या 3 लोग हैं, तो रिसोर्स क्या है, वहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है और मतलब बहुत कम है, और स्पीसीज उसको चाहने वाली बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, उस रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में फ्लेमिंगो और फिशेस दोनों लेक में सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन दोनों, जू प्लैंकटन लिमिटेड है, मीन्स उसके नंबर क्या है, कम है, और उसको खाने वाला कौन कौन है, फ्लेमिंगो भी खाएगा उसको, फिशेस भी खाएंगी, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, जू प्लैंकटन को खाने के लिए दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। क्या होगा, कॉम्पिटिशन हो गया। ये हो गया म्यूचुअलिज्म और कॉम्पिटिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड while the other is neither benefited nor affected। इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक स्पीसीज टोटली बेनिफिटेड होता है, बट दूसरी स्पीसीज को ना तो उस स्पीसीज से कोई बेनिफिट मिलता है ना तो उससे कोई उसको हार्म होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कमेंसलिज्म। बुक में कई सारे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, इन विच वन स्पीसीज इज इफेक्टेड। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को इफेक्टेड होगा और while the other neither nor affected, दूसरी स्पीसीज ना तो इफेक्टेड होगी ना तो उसे कुछ होगा। एक स्पीसीज टोटली इफेक्टेड हो रहा है, मीन्स कोई अगर स्पीसीज आ भी रहा तो उसको बस नुकसान ही नुकसान हो रहा, फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी स्पीसीज को कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा, मीन्स उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये रहा म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन और अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएशन। हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किए 12th क्लास के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।